Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create CheerUp folder. So friend, today we will discuss about ratio analysis. आप सबको पता होगा कि रेशियो एनालिसिस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये देखते हुए कि इस कंपनी के शेयर मेरे को परचेज करने चाहिए या फिर इस कंपनी के नहीं करने चाहिए, किस कंपनी का शेयर अंडर वैल्यू है, किस कंपनी का शेयर ओवर वैल्यू है। ये सब समझने के लिए भी आपको रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी के मेरे को शेयर खरीदने हैं, इस कंपनी में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है वो सिर्फ रेशियो एनालिसिस को थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ना, ये तो हमें करना ही है, हमें उसको प्रैक्टिकली वे में भी समझना है। अगर एक बार वो चीज़ समझ में आ गई प्रैक्टिकली वे में तो उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। मोस्टली बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है रेशियो एनालिसिस के अंदर कि हम फॉर्मूले याद नहीं रहते, इतने सारी रेशियो है, किस किस के फॉर्मूले याद रखे, हमें याद ही नहीं रहते। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म, ठीक है ना। याद रखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस चीज को कंसेप्चुअली समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे कि ये चीज है क्यों, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का पर्पज क्या है, अगर उसका पर्पज, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, और मेरी हर क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेन मोटिव रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चीजें तो याद अपने आप हो जाएंगी, ठीक है ना। चीज को रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे कितने दिन के लिए रट सकते हो, एग्जाम क्लियर कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, रट के आप कर सकते हो एग्जाम क्लियर, ठीक है, लेकिन आगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना उसका। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव क्या है कि चीजें के उस चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो एनालिसिस। तो देखो, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल ऑपरेशन को समझने के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, क्या ये एनफ नहीं है? हमें रेशियो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, तो जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है कंपनी के पास, कितने ओनर, इक्विटी ओनर फंड है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस एक पर्टिकुलर ईयर के रिवेन्यू को शो करता है, कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। लेकिन यहाँ से हम एक अच्छे से सिर्फ इस चीज को देख के यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ। मान लो आपको किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या कि जितने भी कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, जितनी भी कंपनी ने पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है, ठीक है, हमें ये देखना है। आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि जो ए कंपनी है उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो किया है 42 लाख का, ठीक है, और कंपनी बी है उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो किया है 63 लाख का। तो कंपनी ए ने प्रॉफिट अर्न किया 42 लाख का, कंपनी बी ने प्रॉफिट अर्न किया 63 लाख का। तो यहां से देख के आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिल गया, ये डाटा मिल गया कि कंपनी ए ने जो प्रॉफिट अर्न किया 42 लाख का है, कंपनी बी का 63 लाख का है। तो आपको कौन सी कंपनी बेटर लगेगी, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, ये पिक्चर देखे, सिर्फ पिक्चर देखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखे। तो सिंपल सी बात है, हम सिर्फ किसकी तरफ जाएंगे, कंपनी बी की तरफ। कंपनी बी का प्रॉफिट कितना आपका 63 लाख का, ठीक है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देती हूँ क्या कि जो कंपनी ए ने है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है बिजनेस के अंदर, वो कर रखी है कितने की, 2 करोड़ की। और कंपनी बी ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है अपने बिजनेस के अंदर, वो कर रखी है 3.5 करोड़ की, ठीक है। ये उनका क्या है, स्ट्रक्चर है। इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी कंपनी ए ने 2 करोड़ की, और कंपनी बी ने कर रखी है 3.5 करोड़ की, मतलब 3 करोड़ 50 लाख रुपए क्या कर रखी कंपनी ने इन्वेस्ट कर, कैपिटल लगा रखी है बिजनेस को रन करने के लिए। जो कंपनी ए ने 2 करोड़ रुपए लगा के एक साल में कितना रिटर्न जनरेट किया है 42 लाख का, और कंपनी बी ने 3.5 करोड़ रुपए लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट किया है एक साल के अंदर 63 लाख का, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ठीक लग रहा है। लेकिन अब हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कितना रिटर्न जनरेट किया है, जिससे हमें एक फेयर पिक्चर मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न जनरेट कर रही है एक दूसरे से। तो देखो, अगर इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो मेरे को, तो मैं कैसे निकालूंगी कि मेरी कंपनी ने, जो कंपनी ए है, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 2 करोड़ का, ठीक है। और जो
प्रॉफिट है कितना अर्न किया है, मतलब प्रॉफिट कौन सा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, क्योंकि तब भी आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो उस केस में आप क्या देखते हो कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है उस पूरे के ऊपर मैंने कितना रिटर्न जनरेट किया, तो वहां से मैं ना इंटरेस्ट माइनस करती हूँ ना टैक्स ना कुछ, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं ये देखती हूँ कितना रिटर्न, कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने वहां से, तो कितना है आपका EBIT यहाँ पे 42 लाख का। तब यहाँ से आप निकालोगे 2 करोड़ 42 लाख, आपका निकल जाएगा 21%। अब आती है बी कंपनी, तो बी कंपनी ने कितना पैसा लगाया है, 63 लाख का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, 3.5 करोड़ का, ठीक है। कितना प्रॉफिट जनरेट किया वहां से, 63 लाख का, तो परसेंटेज निकाल लेंगे तब हम इसकी, तो कितनी निकल के आएगी आपकी, ये निकल के आएगी 18.4%। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो कंपनी ए है उसने 21% रिटर्न जनरेट किए हैं। हमें कैपिटल से कोई मतलब, कितना कैपिटल लगाया है यहाँ पे हमें मतलब है कि जितना कैपिटल लगाया उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कंपनी ए अपने कैपिटल का अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है, वहाँ पे 21% रिटर्न जनरेट कर रही है। कंपनी बी है वो अपने कैपिटल का एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही कंपनी कंपेयर टू कंपनी ए, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या कर रही है, 18.4% क्या कर रही है, रिटर्न जनरेट कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, कंपनी ए बेटर है। लेकिन तब तक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तो वहां से हमें कौन सी कंपनी बेटर लग रही थी, कंपनी बी। लेकिन तब हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो वहां से हमें पता लगा कि कंपनी ए अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, जिसके कारण वो 21% का रिटर्न जनरेट कर रही है, ठीक है। और कंपनी बी इतने अच्छे से अपने कैपिटल को यूटिलाइज नहीं कर रही, जिसके कारण वो सिर्फ 18.4% का रिटर्न जनरेट कर रही है। तो हम सिंपल सी बात है, कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, कंपनी ए के अंदर, ना कि कंपनी बी के अंदर। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हुई, तो किस तरह से आपकी जो रेशियो एनालिसिस है वो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो जो आपका रेशियो एनालिसिस होता है वो वाइडली यूज होता है कहाँ पर, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए काफ़ी पॉपुलर टूल है आपका रेशियो एनालिसिस, ठीक है। आगे क्या है कि जो आपकी कंपनी के अंदर, जो भी फर्म के अंदर कितना रिस्क है, उसके अंदर कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है वो फर्म फ्यूचर में, उसके अंदर इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है आपको कौन, आपका रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो रेशियो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या फर्म की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रह चुकी है, क्या उसकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन है उस फर्म की, अब इस वक्त जिस वक्त वो परफॉर्म कर रही है, अपने बिजनेस को रन कर रही है, तो उस वक्त उसकी क्या करंट फाइनेंशियल कंडीशन है, इन सबको डिटरमाइन करने में आपका जो रेशियो है वो आपकी हेल्प करता है। रेशियो के अंदर आप क्या करते हो, कंपैरिजन तो करते हो दो वेरिएबल को लेके, यही इसने नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है कि जो आपका रेशियो है वो क्या है, एक तरह से न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बताता है। वो जो आपका रिलेशनशिप है वो परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोपोर्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल क्या देखा है कि रेशियो है जो आपकी वो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो वेरिएबल, मतलब दो न्यूमेरिकल डाटा को लेके उनको आपस में कंपेयर करते हैं। वो डाटा किसी फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक अगर हम अपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वहाँ पे वो आपका डाटा आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, इनके बीच में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वो डाटा आपका डेट से जितना पैसा ले रखा है उसका और आपका इक्विटी के कितने फंड है उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कितना हमने इक्विटी ले रखा डेट के कंपेयर में, या फिर हमारे पास कितना डेट है हमारी इक्विटी के कंपेयर में, ठीक है, और कितनी हमारे पास करंट एसेट है हमारी करंट लायबिलिटी के कंपेयर में। यहाँ पे हम दो न्यूमेरिकल फॉर्म के डाटा को लेके क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और जब आपका आंसर वहां से निकलेगा कंपैरिजन करने के बाद रेशियो के अंदर वो आपका परसेंटेज, आपके फ्रैक्शन, आपके प्रोपोर्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से। तो जो आपकी रेशियो है वो आपकी हेल्प करती है इंटर फर्म कंपैरिजन करने में भी, क्योंकि दो वेरिएबल दो डाटा को लेके हो सकता है कि वो डाटा एक ए कंपनी का हो, एक बी कंपनी का हो, प्रॉफिट हो, हम उनको कंपेयर कर रहे हो कितना कितना कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे वो डाटा इंट्रा फर्म हो सकता है, तो हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं इंटर फर्म या इंट्रा फर्म, किसी भी तरह से आपका कंपेरिजन हो सकता है। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे आप लोगों को। अब हम करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ऑफ रेशियो, कितने टाइप के आपके पास रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, अपना लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। अब यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या, लिक्विडिटी का मतलब क्या,
जो जल्दी से जल्दी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में क्या हो जाए, जो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, वही क्या होती है आपकी लिक्विड फॉर्म होती है ना। तो बात आती है लिक्विडिटी रेशियो की। तो यहाँ पर हम ऐसे आइटम को, ऐसी चीजों को देखेंगे जो विद इन 1 ईयर शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाए, आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो नाम से ही यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि नाम में क्या है यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमें सारे ऐसे डाटा को कलेक्ट करना है जो किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, जो जल्दी से जल्दी विद इन 1 ईयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम 2 टाइप के रेशियो पढ़ेंगे। एक तरह से आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए जो आपकी लिक्विडिटी रेशियो होती है ना, वो आपकी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में दिखाते हैं कि जो फर्म है, जो फर्म के 1 साल के अंदर की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी, वो शो करता है आपके लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम एक रेशियो और पढ़ेंगे जो फर्म की जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है, डेब्ट की पोजीशन है लॉन्ग टर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो आपकी है सोल्वेंसी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो को शो करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है फर्म की, और आपकी जो सोल्वेंसी रेशियो जो हम अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वो दिखाती है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की वो कैसी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी बात किसके आते हैं, आपके लिक्विडिटी रेशियो की, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है आपकी, जहां पर आप लिक्विडिटी की बात करते हो कि कितनी जल्दी जो आपके पास फर्म के पास एसेट है वो कितनी जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो बात करते हैं फिर लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं एक तरह से शॉर्ट टर्म के बारे में, जिसके अंदर चेंज आता है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। उन सब चीजों को, उन सब आइटम को जो भी बैलेंस शीट के अंदर होंगे फर्म के, उनको हम लेंगे किसके अंदर, लिक्विड रेशियो के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सिर्फ वही आइटम आएंगे बैलेंस शीट के जो जल्दी से क्या होते हैं 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपकी लाइबिलिटी के फॉर्म में हो या फिर आपकी एसेट्स के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख भी रखा है लिक्विडिटी रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि कंपनी कितनी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पाती है, उनको फुलफिल कर पाती है। ठीक है, कितना उनको टाइम लगता है उनको पे करने में। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर ऑफ द फर्म आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। तो जो भी फर्म के शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है वो ही जानने के लिए हरदम क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि फर्म की जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रेशियो है फर्म की वो कैसी है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल फर्म की शॉर्ट टर्म वो कैसी है। बात क्लियर हुई। यहाँ पे रेशियो मेजर द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रखा है मैंने नेट वर्किंग कैपिटल। एक बात याद रखना, जो नेट वर्किंग कैपिटल वो आपका लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट नहीं है। लिक्विडिटी रेशियो में हम 2 टाइप के रेशियो पढ़ेंगे, एक तो आपकी करंट रेशियो, सेकंड आपकी एसेट टेस्ट रेशियो या फिर आप उसको क्विक रेशियो भी कह सकते हो। बात क्लियर है, हम इसमें 2 ही रेशियो को पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर करंट रेशियो को समझने से पहले हमें नेट वर्किंग कैपिटल को समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि करंट रेशियो में हम सिर्फ उन आइटम को लेंगे जो क्या होते हैं विद इन 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक लाइबिलिटी है तो विद इन 1 ईयर में क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हर साल क्या होती रहेंगी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी चेंज होती रहेंगी। ऐसे ही जो करंट एसेट है वो भी हर साल क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगी। विद इन 1 ईयर हमें वहां से एसेट और या तो कैश की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, हमारी कैश की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी नेटवर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेटवर्किंग कैपिटल यही तो रिफ्लेक्ट करती है ना कितना दोनों में क्या है, चेंज है, कितनी आपकी जो करंट एसेट हो कितनी ज्यादा किससे, आपकी करंट लायबिलिटी से। तो एक तरह से ये भी क्या दिखाती है, जो लिक्विडिटी पोजीशन है किसकी, फर्म की, जबकि नेटवर्किंग कैपिटल क्या शो करती है, लिक्विडिटी पोजीशन किसकी, आपकी फर्म की क्या लिक्विडिटी पोजीशन है। यहाँ पर कौन शो करता है, आपकी वर्किंग कैपिटल। तो देखो आपकी वर्किंग कैपिटल सबको पता है क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कितनी फर्म के पास करंट एसेट है और कितनी करंट लायबिलिटी है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस बचेगा वहां पर किसका बचेगा, वर्किंग कैपिटल। तो अब देखो अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा है इसका मतलब क्या है, जो फर्म की पास जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी खासी है और फर्म अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को इजीली पे कर पाएगी। बात की हुई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि तब हमें अपनी जो लिक्विडिटी पोजीशन है किसी भी कंपनी की, अगर वो हम मेजर कर पाते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल से, तो क्यों हमें करंट रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हमने करंट रेशियो को करंट रेशियो को निकालना कंपैरिजन करने के लिए। तो जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है, तब हम नेट वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं किसी एक फर्म की दूसरे फर्म के साथ, तो वहां पे हमें ट्रू और बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती। मान लो आपको सिर्फ नेट वर्किंग कैपिटल पता है कंपनी ए की और कंपनी बी की, जैसे कि एक एग्जाम्पल में दिखा रखा है, यहाँ
पे जो कंपनी ए की जो नेटवर्किंग कैपिटल वो क्या है, कितनी है, 60 लाख है, और कंपनी बी की जो नेटवर्किंग कैपिटल है कितनी है, 20 लाख है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो कंपनी ए है उसकी नेटवर्किंग कैपिटल क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू कंपनी बी के। तो कौन सी कंपनी अच्छी होगी, कंपनी ए अच्छी होगी। लेकिन यहाँ से हमें जो क्लियर पिक्चर है, ओवरऑल पिक्चर है, वो नहीं मिल पा रही कंपनी के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन के बारे में हमें अच्छे से क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही। अगर हम वहां पे कंपेयर करेंगे जो कंपनी की क्या है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के साथ, हम वहां पे करंट रेशियो निकालेंगे तो वहां से हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ कंपनी ए अच्छा परफॉर्म करे, जो कंपनी ए की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है वो अच्छी है, या फिर कंपनी बी की जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है वो बेटर है। लेट्स से हम इसी एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हम निकालते हैं अपनी करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी लिक्विडिटी रेशियो आपकी शॉर्ट टर्म आइटम को क्या करती है, कंसिडर करती है, जो विद इन 1 ईयर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो करंट रेशियो के अंदर क्या कौन से आइटम आएंगे, ऐसे आइटम आएंगे बैलेंस शीट के अंदर से जो क्या होंगे, जो शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे आइटम कौन से होते हैं, क्या नाम देते हैं बैलेंस शीट के अंदर ऐसे आइटम को, करंट एसेट या फिर करंट लायबिलिटी। आप सबको पता है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे करंट एसेट आएगा और करंट लायबिलिटी आएगा। हम यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड आइटम नहीं ले सकते, हम यहाँ पे प्लांट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नाम में क्या उसका लिक्विडिटी। तो आपका जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं क्या उसको हम जल्दी से लिक्विड कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इनके अंदर ही आपका क्या है, फॉर्मूला प्रेजेंट है, लिक्विडिटी मतलब कि शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे करंट रेशियो निकालेंगे तो वहां पे हम शॉर्ट टर्म क्या लेंगे, एसेट्स लेंगे और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया अपने आप, हमें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, इसमें याद करने का कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो निकालते हैं कंपनी ए की करंट एसेट कितनी, कंपनी ए की 180 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है 120 लाख। तो यहाँ पे कितना निकल के आया, 2 टाइम्स निकल के आया उसका ये, ठीक है, कि जो मेरी करंट एसेट है वो 2 टाइम है किसके, करंट लायबिलिटी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2:1। अगर ऐसे ही हम कंपनी बी की निकालें, कंपनी बी की कितनी निकल के आएगी, कितनी करंट एसेट कंपनी बी की यहाँ पे 30 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है 10 लाख। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आया, कंपनी बी के पास है उसकी करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स उसके पास क्या है, उसकी करंट एसेट है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल आया, 3:1। तो यहाँ से हमें पिक्चर पता लगी कि हाँ जितनी कंपनी ए के पास शॉर्ट टर्म जो भी करंट लायबिलिटी है उसके कंपेयर में 3 टाइम्स उसके पास क्या है, करंट एसेट, और कंपनी ए के पास जितनी भी उसके पास करंट लायबिलिटी है उसके कंपेयर में 2 टाइम्स उसके पास क्या है, करंट एसेट्स है। तो देखो बिल्कुल पिक्चर चेंज होगी ना। एक तो हमने कंपेयर किया सिर्फ नेट वर्किंग कैपिटल को, तो वहां से हमें दिखा कि जो कंपनी ए की वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन हमें पता लगा रेशियो निकालने के बाद, करंट रेशियो निकालने के बाद, कंपनी बी के पास ज्यादा एसेट है, करंट एसेट है कंपेयर टू उसकी करंट लायबिलिटी के कंपेयर टू कंपनी ए। तो इसलिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई करंट रेशियो की, ठीक है, क्या पता लगाने के लिए लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है उस फर्म की। अब हमने यहाँ पे करंट रेशियो तो निकाल लिया, अब बात आती है कितनी करंट रेशियो मेरे लिए बेनिफिशियल है किसी भी कंपनी के लिए। तो कहीं कहीं आपको बुक में गिवन होता है कि 2:1 हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। कि अगर कंपनी के पास 2:1 तक है, क्या है उसकी करंट रेशियो है, मतलब कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी है उसके कंपेयर में अगर कंपनी के पास 2 रुपए की एसेट है तो ये एनएफ है, क्योंकि ऐसी कंपनी बेटर है, अच्छे से परफॉर्म करेगी, उसके ऊपर कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। अगर इससे कम है तो वहां पे कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी कंपनी की रेशियो इससे कम आती तो वहां पे लिक्विडिटी क्राइसिस होने के चांस उतने ही ज्यादा कब पे इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ये 1:1 से भी कम है, मतलब कि जो करंट लायबिलिटी है 1 रुपए की और हमारे पास जो एसेट है वो 1 रुपए से भी कम, मान लो लाइक फॉर एग्जाम्पल 0.7 है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर काफी सारे, कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी क्राइसिस हैं। कंपनी के आसार है कि वो जो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको पूरा ना कर पाए फ्यूचर में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन होगा उस फ्यूचर के क्या करने के लिए, अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो 2:1 से, अगर जो जैसे कि बी कंपनी की आई 1 लायबिलिटी है, 1 रुपए की लायबिलिटी, उसके कंपेयर में 3 रुपए की क्या है कंपनी के पास एसेट है, करंट एसेट है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि कंपनी भी अच्छे से जो शॉर्ट टर्म फंड है उनको यूटिलाइज नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ उसके जो फंड है वो आइडल पड़े हुए हैं उस कंपनी के पास। तो देखो हमें कितनी सारी बातें पता लगी यहाँ पे सिर्फ एक करंट रेशियो से। तो कितनी इंपॉर्टेंट है रेशियो निकालना अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं या फिर हमें किसी कंपनी में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना। तो वहां पर हमारे लिए लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो हमें निकलती है सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे करंट रेशियो की हेल्प से। तो क्लियर हुआ आपको करंट रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको। तो देखो यहाँ पे करंट रेशियो लिख रखा क्या, जो रेशियो क्या दिखाता है आपका, टोटल कितनी करंट एसेट है किसके कंपेयर में, आपके करंट लायबिलिटी के कंपेयर में। तो करंट एसेट के अंदर आपके क्या आएंगे, इन्वेंट्री आपके जितने की डेटर है, सन्ड्री डेटर आपके, कैश और कैश बैंक बैलेंस आपका, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज आपका, आउटस्टैंडिंग इनकम आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब किसका पार्ट, आपका करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी आपकी क्या होंगी, जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है। लाइक आपका क्रेडिटर, आपने कोई भी सामान क्रेडिट पे परचेज कर रखा है, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस नहीं, सारे आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या करिए, आपको मेजर कर रही है किसके बारे में, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में, कंपनी के शॉर्ट टर्म जो सोल्वेंसी है वो कैसी है, ठीक है, इसके बारे में मेजर करिए। तो एक बार हम रियलिटी में भी देख लेते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ टाटा स्टील का कि उसकी जो करंट रेशियो है वो कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो आपके पास ये है बैलेंस शीट, किसकी, आपके पास है ये टाटा स्टील की बैलेंस शीट। तो इसके अंदर देखो इसकी करंट लायबिलिटी कितनी है और कितने इसके पास करंट एसेट है। तो देखो करंट एसेट यहाँ पर कितनी है इस फर्म की, ये अलग अलग ईयर की दे रखी है। तो ये हमारा कौन सा है, करंट ईयर है। तो इसके अंदर जो करंट एसेट है कितनी आपकी, ये करोड़ में फिगर सारी, तो 90 कितना है, 92,556.61 करोड़ की क्या है टोटल करंट एसेट है। और ऐसे ही अगर हम करंट लायबिलिटी को देखते हैं तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है यहाँ पे 90588 करोड़ रुपए क्या आपके पास करंट लायबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करती हूँ उन दोनों का तो कितनी निकल क्या रेशियो निकल के आती है मेरे पास टाटा स्टील की। क्या टाटा स्टील की जो सोल्वेंसी पोजीशन है वो अच्छी है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन वो अच्छी है या फिर नहीं है। क्या था वहाँ पे हमारी जो करंट एसेट्स थी 92,561 करोड़ की और हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी की थी वहाँ पे 90588 करोड़ की, यही थी ना, इतनी ही अमाउंट थी। तो अगर हम यहाँ से इसका आंसर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या निकल जाती है 1.021। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, उसके कंपेयर में 1.02 रुपए की क्या है करंट एसेट है, ठीक है ना। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के ऊपर कितने रुपए की करंट एसेट है 1.02 की। वैसे यहाँ पे आपका जो ये साइट है मनी कंट्रोल की, इसके अंदर आपको रेशियो की विधि होती है, हर कंपनी की हर एक रेशियो गिवन होती है। लाइक देखो यहाँ पे है, या कि क्या है पर शेयर रेशियो। हम हर एक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो को, तो कोई भी वीडियो मिस करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे थे अपने लिक्विडिटी रेशियो, तो ये रही आपके लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो। तो अभी हमने निकाली थी क्या 1.02, तो हमारी भी क्या निकल गई थी 1.02। यहाँ पे सारे रेशियो गिवन है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसके एक बार रेशियो को जरूर चेक कर लेंगे कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो यहाँ से हमें क्या, अगर यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा तो क्या कंक्लूजन निकलेगी कि फर्म के पास, टाटा स्टील के पास जितने की भी करंट लायबिलिटी है करीब करीब नियर अबाउट उतने की ही क्या है करंट एसेट्स है, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कंपनी को थोड़ा सा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है इस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि आने वाले सिचुएशन, आने वाले टाइम में कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। जैसे कि देखो लास्ट टाइम जो रेशियो थी, करंट रेशियो थी कंपनी की, वो क्या थी 1 से भी कम थी, उससे भी लास्ट टाइम 1 से भी कम थी, नियर अबाउट 1 के अराउंड ही थी, लेकिन कम थी। तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपने इसके अंदर इंक्रीज किया है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ आपको ये करंट रेशियो क्या होती है। तो अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेशियो, हमारी नेक्स्ट रेशियो कौन सी है, एसेट टेस्ट रेशियो। तो अब एसेट टेस्ट रेशियो क्या है, जो हमने करंट एसेट के अंदर पढ़ा वो क्या था, विद इन 1 ईयर के अंदर जो भी चेंज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसे हमने एसेट और लायबिलिटी को क्या किया था, मेजर किया था। लेकिन एसेट टेस्ट रेशियो क्या है, या फिर आपकी क्विक, नाम में ही क्या है क्विक, मतलब कि जो इससे भी जल्दी क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं विद इन, मान लो 1 to 3 मंथ के अंदर जो भी आपकी एसेट्स क्या होते हैं कन्वर्ट होती हैं, जिनको जहां से हमें पैसा मिलने वाला विद इन 1 या 3 मंथ के अंदर, तो हम ऐसी एसेट को क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तब इसका नाम क्या है क्विक रेशियो, कि जल्दी से जल्दी क्या करना, अपनी
शॉर्ट एसेट्स को करंट एसेट को किसमें करना, कैश में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जितने भी आपके करंट एसेट हैं उसके अंदर से ही कुछ पोर्शन किसका होगा, आपका क्विक एसेट का होगा। बात क्लियर हुई, उसके अंदर से कुछ पोर्शन क्या होगा, क्विक एसेट्स का होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखे हैं, one weakness of the current ratio is a rupee of the cash considered equivalent to the rupee of inventory or receivable, but it is not so. A rupee of cash is more readily available to meet the current obligation. इसने क्या कहा कि एसेट टेस्ट रेशियो हमने को क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमने करंट एसेट के अंदर सारे ऐसी आइटम, ऐसे करंट एसेट ली थी जो हमें विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या जो आपके पास कैश का 1 रुपया है, जो इन्वेंट्री का जो अभी नहीं मिला है, लेकिन जो इन्वेंट्री का पैसा मिलने वाला है, जो 1 रुपया मिलने वाला है, उस इन्वेंट्री को सेल करके क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? नहीं, क्योंकि आपके पास कैश बिल्कुल अभी अवेलेबल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप कैश के बदले कैश के थ्रू क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को पहले सेल करना पड़ेगा, फिर वहां से क्या मिलेगी, हमें पेमेंट मिलेगी। हो सकता है वहां से हमारी डेटर भी क्रिएट हो जाए। तो इसलिए इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए करंट एसेट के हमने क्या निकाला, एसेट टेस्ट रेशियो। अगर हमें इससे भी शॉर्ट टाइम पीरियड की हमें क्या देखनी है, अपने फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है। विद इन 2-3 मंथ में जो हमारी फर्म है क्या वो लाइबिलिटी पे कर पाएंगी। अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है जिसको 2 या 3 महीने के अंदर क्या करनी है, फर्म को पेमेंट करनी है, तो उसके कंपेयर में फर्म के पास कितनी क्विक एसेट्स हैं, ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, तो हम कौन सी करंट एसेट को हम क्विक एसेट मानेंगे, एक सिंपल सी लाइन याद रखना, जो आपकी करंट एसेट का नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैश में कन्वर्ट होने का है, उनको हम क्विक एसेट में ले लेंगे, और वरना हम उसको क्विक एसेट में नहीं लेंगे। समझे नहीं कुछ लोग? तो देखो कैसे, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारी कौन कौन सी क्या है करंट एसेट, तो यहाँ पे कौन कौन सी करंट एसेट थी हमारे लिए। सबसे पहले आता है मान लो इन्वेंट्री। तो अब ये बताओ कि जो इन्वेंट्री है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या कैश में कन्वर्ट होगा, ये कोई कंफर्म है? जो मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है वहां से डेटर क्रिएट हो, फिर क्या हो, कैश में कन्वर्ट हो। तो अब इसको टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसको हम क्विक एसेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। हमारे डेटर हैं तो डेटर को रखेंगे, फिर नहीं रखेंगे क्विक एसेट के अंदर, इसको रखेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी क्या है डेटर का, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। टाइम है कुछ 1 मंथ 2 मंथ लेटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैश और बैंक बैलेंस तो आपका क्विक एसेट है ही। ठीक है, रिसीवेबल जितने भी आपको रिसीवेबल है उसके अंदर भी क्या आपने जो जितने भी आपके BR हैं तो वहां पे अपने कोई फिक्स टाइम पीरियड दे रखे हैं, तो आपको पता है कि इस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपका किस में कन्वर्ट होगा, वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो ये भी आपकी क्या है, क्विक एसेट है। आपके शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस जो आपने दे रखे हैं वो भी किसका पार्ट, आपका क्विक एसेट का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग इनकम भी, क्योंकि आप वो सर्विस दे चुके हो और अब आपको वहां से क्या मिलना है, कैश मिलना है। अभी डिले हो रखा है वहां से पैसा मिलने के लिए, लेकिन है किसका पार्ट, वो क्विक एसेट है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमें कंफर्म है इस बात का, अभी नहीं तो 1 महीने बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को लेंगे या नहीं लेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस आपके क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो आप ऑलरेडी पहले पे कर चुके हो लेकिन वहां से आपने सर्विस रेंडर नहीं की। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो आप क्या अब आपको वहां से कोई कैश जनरेट होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। वहां से आपको क्या मिलेंगे, सर्विस मिलेंगी। तो इसको भी हम क्विक एसेट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि आपकी जो इन्वेंट्री है और आपकी जो क्या है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको क्विक एसेट के अंदर नहीं लेंगे और सारी करंट एसेट आपकी इसका पार्ट बन जाएगी, आपके क्विक एसेट का पार्ट बन जाएगी। ये बात क्लियर है यहाँ पे अच्छे से सबको? ठीक है, तो यहाँ पे एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आपको क्या है फॉर्मूला है, जो आपकी ऐसी एसेट जो विद इन 1-2-3 मंथ के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उस कितनी है कंपेयर टू आपकी करंट लाइबिलिटी कंपेयर में। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कभी किसी बच्चे के माइंड में कभी क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे हमने क्विक एसेट ले तो यहाँ पे हमने क्विक लाइबिलिटी क्यों नहीं ली? मेरे माइंड में क्वेश्चन काफी बार उठा था कि एग्जाम जो बुक वालों ने है, अगर यहाँ पे क्विक एसेट ले रखे तो यहाँ पे क्विक लाइबिलिटी क्यों नहीं ले रखी उन लोगों ने, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी ही क्यों लिखी? इसका रीजन जो मेरे को समझ में आया कुछ टीचर को सुनने के बाद, वो क्या समझ में आया कि जो आपकी करंट लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर बेस है, जो ये कॉन्सेप्ट है किसके ऊपर बेस है, जो आप हमने पढ़ा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी ऐसे एक्सपेंस होने वाले हैं उनको कंसीडर करो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है उसको कंसीडर मत करो। तो कुछ एनालिस्ट क्या कहते हैं कि जो लाइबिलिटी हमको पे तो करना ही करना है, अब नहीं तो 2 दिन बाद, अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पे तो करना ही करना है।
तो ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर विद इन 1 ईयर, तो आप उन सबको कंसीडर करोगे। इसलिए आई थिंक यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लिखा है, ना कि क्विक लाइबिलिटी लिखा है। तो हर एक लाइबिलिटी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि उनका मानना क्या है कि आपको लाइबिलिटी पे करनी, कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है पे करने का, लेकिन वो आपको पे करनी है। लाइक आपका ओवरड्राफ्ट, कोई बैंक वाला एक फिक्स डेट नहीं देते कि आप ओवरड्राफ्ट पे कर दो, लेकिन आपको पे करने आपको पता है। लाइक आपका क्रेडिट कार्ड का बिल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसमें क्या होता है, कुछ फिक्स अमाउंट आप लोग पे कर दो, उसके बाद आपका मन है कितने दिनों के बाद भी आप क्या करना, उसका बिल पे करना। लेकिन वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि हमें बिल क्या करना है, पे करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने करंट लाइबिलिटी लिखा, ना कि क्विक लाइबिलिटी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म क्विक रेफर टू द करंट एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जो इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। द करंट एसेट व्हिच आर एक्सक्लूड, वो कौन कौन से आपके प्रीपेड एक्सपेंस और आपकी इन्वेंट्री, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों एक्सक्लूड है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक अपनी रेशियो को रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे अपनी सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है, जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं कि फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैडम ने अच्छे से पढ़ाया है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और हाँ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।